आज का ये एपिसोड किस बारे में? ये है यूपी मेट्रो के बारे में, ये है यूपी की प्रगति के बारे में। यूल बी सरप्राइज, हम अपनी ट्रायल ट्रेन ले जा रहे थे, इतने 19 महीने में हमने स्टेशन बनाया। उसके अंदर एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे उसका हमको अवार्ड मिला। वो स्टेशन पे अभी भी डिस्प्लेड है कि फास्टेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन है। ऑसम। लखनऊ मेट्रो जब कर रहा था तो मैंने एस्टिमेट किया था कि सिंगल डे डिले विल कॉस्ट अस 50 lakhs of rupees एवरी डे दैट यू डिले द प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए लग जाएंगे। सर ये मैंने कमाल की नोटिस की है सर, जो मैंने दुनिया में कहीं नोटिस नहीं की। सर आपकी लखनऊ मेट्रो में वुमेन्स कोच नहीं है, ऐसा क्यों सर? मेरी ट्रेन ऑपरेटर्स टिकट काउंटर भी हैं, सारी इंजीनियर्स हैं, ट्रेन रोलिंग स्टॉक की जो ट्रेन मेंटेनेंस के लोग हैं उसमें भी लड़कियां हैं, ट्रैक्शन में भी हैं, सिविल में भी मेंटेनेंस में हैं। हम लोगों ने कई सारी स्ट्रेटजी डिजाइन की कि हम लोग कैसे तेजी से बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, बहुत तेजी से। लखनऊ जैसे शहर में सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है जितनी दिल्ली में है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था लखनऊ में लोगों को ये बताना कि सर हम ये काम एफिशिएंटली करेंगे। लखनऊ में एक सिंगार नगर एक एरिया है जिसमें हमारा स्टेशन है, जो हम लोगों ने वहाँ स्टेशन बनाया। वो आप सोचिए, हम सिर्फ सेंट्रल पिलर पे एक स्टेशन है, साइड इतनी जगह ही नहीं थी कि हम साइड में फुटपाथ पे अपने पिलर रख सकें। उसमें एक थिएटर हुआ करता था कभी लखनऊ में जिसका नाम था मेफेयर थिएटर, और हमने फिर वो जब काम कर रहे थे क्रेन्स के द्वारा, तो इतना भी जगह नहीं थी कि क्रेन्स को अगर हम ऑपरेट करें तो मेफेयर की बिल्डिंग बच जाए, तो हमने मेफेयर का बोर्ड उतारा। और अगर आप लखनऊ मेट्रो कभी जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने ग्लास एज ए बिल्डिंग मटेरियल पार्टीशन बहुत प्रेडोमिनेंटली यूज़ किया है, ताकि हर जगह आपको लगे कि आपको लोग देख रहे हैं, तो आप सेफ महसूस करें। लखनऊ मेट्रो में बहुत सारे लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। वो खूबसूरत क्यों है, इसके पीछे की कमाल की कहानी जब आप सुनने वाले हैं सर, प्लीज। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल के धमाकेदार एपिसोड में। आज से 2 दिन पहले मैं हमारे गेस्ट के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ रिसर्च करने के लिए बैठा हुआ था, और मैं उनसे बात कर रहा था, और बात करते करते मुझे एक बात की गारंटी 200% हो गई कि आज का जो एपिसोड आप देखने वाले हैं वो एक कमाल का एपिसोड होने वाला है। वो आपके दिमाग को खोल देने वाला एपिसोड होने वाला है। आज का ये एपिसोड किस बारे में? यह है यूपी मेट्रो के बारे में, यह है डॉक्टर कुमार केशव के बारे में, यह है यूपी की प्रगति के बारे में। कमाल का एपिसोड है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार केशव का। सर नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया। सर कुछ अपने बारे में बताइए सर, पॉडकास्ट शुरू करते हैं जब हम लोग, तो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं सर। मैं कुमार केशव और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बॉर्न इन बरेली, और पढ़ा भी उत्तर प्रदेश में हूँ। आईआईटी रुड़की में, उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की थी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से। उसके बाद इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया, और प्लस इंडियन रेलवेज के बाद फिर मैं बहुत जगह काम किया, इंटरनेशनली भी काम किया मैंने, और दिल्ली मेट्रो में बहुत लंबा टाइम गुजारा, 11 साल का, और बाद में करीब 8 साल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे के लिए काम किया। तो आपने दुनिया भर में काम किया सर, आपने कमाल कमाल के चैलेंजेस लिए अपने पढ़ने के बाद। उसमें से एक बहुत ही आपने आइकॉनिक चैलेंज लिया, जिस चैलेंज के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं वो है यूपी मेट्रो का। सर जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो एक बहुत कमाल की क्वालिटी है। जब मैं आपसे बात भी कर रहा था तो मुझे एक बहुत कमाल की क्वालिटी आपके बारे में पता पड़ी कि आप कोई भी काम बहुत फास्ट करते हैं। ये एक आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही कमाल का हिस्सा है सर। इस बारे में कुछ बताएं सर कि ये कैसे आता है, ये क्यों है? ये क्यों है ये तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यस, मुझे बहुत तेज़ी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और हरदम ये ध्यान रहता है, जैसे ओल्ड सेइंग है, टाइम इज़ द एसेंस। मतलब किसी भी चीज़ को समय से पूरा करना या समय से पहले करना बेहद ज़रूरी है। उसके 2 कारण हैं। अगर वैसे देखें तो हर चीज़ का एक प्रासंगिकता होती है, मतलब कितनी ज़रूरी है वो चीज़, वो टाइम के हिसाब से होती है। आप लेट होंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन जैसे हम जिस टाइप के वर्क में मैं काम करता हूँ, रेलवे प्रोजेक्ट्स में या मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में, उनमें यह है कि बहुत बड़े अमाउंट के वर्क्स होते हैं, बहुत सारा पब्लिक मनी इसमें इन्वॉल्व होता है या प्राइवेट मनी इन्वॉल्व होता है, और उसका पर्टिकुलरली रेलवे प्रोजेक्ट्स का उनका आउटकम तभी मिलता है जब वो पूरे कंप्लीट होते हैं। उससे पहले उनका कुछ नहीं होता है, मतलब पैसा लगता रहता है, निकलता कुछ नहीं। तो जहाँ आपका पैसा लग रहा है, जहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समय से या उससे पहले ही करें, तो वही एडवांटेजेस है। बस वही कहीं दिमाग के पीछे रहता है एक चीज़ जो उसको तेज़ी से करने के लिए प्रेरित करती है। सर अब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं, अब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम आपका एक बहुत ही ग्लोरियस करियर है दिल्ली मेट्रो के साथ भी, आपका एक बहुत ही ग्लोरियस करियर है DBRRTS के साथ भी, लेकिन इस एपिसोड में जिस बारे में हम बात करेंगे वो है
उस करियर के बारे में जिसने हल्ला मचा दिया, वो है यूपी मेट्रो। सर, यूपी मेट्रो में आपका पहला दिन कैसा था? पहली बार आपको कब पता पड़ा कि अब आप यूपी मेट्रो को हेड करने जा रहे हैं? वो जर्नी क्या है, वहां तक की बात करते हैं सर। यूपी मेट्रो में उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, एक हैवी हॉल प्रोजेक्ट पे। तो समहाउ डॉक्टर श्रीधरन जो हमारे एमडी थे दिल्ली मेट्रो के, ही कॉन्टेक्टेड मी कि क्या लखनऊ मेट्रो आना चाहोगे? तो अच्छा, उनका कॉल आया आपको? हाँ, ऐसे। कभी मैंने लखनऊ मेट्रो की डीपीआर बनाई थी। और डीपीआर क्या हो गया सर? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी लखनऊ मेट्रो के लिए। अच्छा। बट वो काफ़ी टाइम हो गया था, उस समय मैं दिल्ली मेट्रो में था। तो फिर जैसे आपको आपकी जगह बुलाती है, तो मुझे लगा शायद अब लखनऊ बुला रहा है। तो फिर मेरे को मन था कि चलो चलते हैं। तो फिर कुछ उनकी बात थी और मैं उसमें अप्लाई कर दिया। फिर धीरे धीरे सिलेक्शन हो गया, फिर मैं आ गया। सर, इस सिलेक्शन के प्रोसेस को अगर आप एक बार बताएंगे, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, क्या होता है? मल्टीपल उन्होंने ओपन एप्लीकेशंस कॉल की थी, एडवर्टाइजमेंट कॉल किया था, जिसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन आई होंगी। और बाद में उन्होंने 14 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से इंटरव्यू देने आया था लखनऊ में। अच्छा। और फिर वो इंटरव्यू हुआ, फिर मैं चला गया, फिर वो सिलेक्शन हो गया। सर, उस इंटरव्यू का कोई सवाल आपको ऐसा याद है जो आपको लगता हो यार ये बढ़िया सवाल था? वो कोई ऐसा सवाल रह गया आपके साथ उस इंटरव्यू के अंदर का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज मोर टेक्निकल, प्रोजेक्ट के बारे में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या किए जाते हैं, कैसे करना है। उसी प्रोजेक्ट के बारे में जिसका डीपीआर आप ही ने बनाया था? हाँ। अच्छा। तो अब आपको वो कॉल आ जाती है कि देखिए अब आप यूपी मेट्रो को हेड करेंगे, वो कॉल के बारे में सर कुछ बताएं अगर। तो जब वो कॉल आ गई तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं और वाइफ दोनों लोग, हम लोग वहाँ थे ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, चलना है वापस कि ऑस्ट्रेलिया रहना है। तो हमारे दिमाग में था कि हम विदेश में रहेंगे नहीं हरदम, मतलब काम तो कर सकते हैं लेकिन आऊँगा अपने देश। तो फिर मैं सोचा शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चला जाए। और फिर आपको अपना शहर याद करता है। और प्लस लखनऊ, वहाँ जहाँ मैं रहा, मेरे पेरेंट्स रहते थे 81 से। तो इसलिए मैं फिर 2014 में आप लखनऊ आ जाते हैं। और अब आप कार्यभार संभालते हैं यूपी मेट्रो का। अब इस जर्नी पे हमें ले चलें सर कि अब जब आपने ज्वाइन किया तो वहाँ की क्या स्थिति थी, कौन लोग थे, किससे क्या मिले आप, कहाँ पे था प्रोजेक्ट, कहाँ खड़ा था और आपने कहाँ से उसको फिर बनाना शुरू किया? इस जर्नी पे चलेंगे सर। जब लखनऊ मेट्रो मैंने ज्वाइन किया था, मुझे अभी भी ध्यान है, 18 अगस्त 2014 को। और उस टाइम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल अभी उसका होना बाकी था। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश सरकार से अप्रूव था, भारत सरकार से, क्योंकि ये जॉइंटली ओन्ड कंपनी होती है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में, जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पार्टनर होते हैं। तो भारत सरकार से भी उसका अप्रूवल होना था, वो होना था। तो मैं 18 तारीख को ज्वाइन किया था और उसके एक हफ्ते बाद भारत सरकार के अप्रूवल के लिए हमें जाना था। तो आप सोच सकते हैं, जब मैं आया था तो सिर्फ एक छोटा सा रूम था जहाँ से हमने ऑफिस से शुरू किया था। और फिर हम लोग भारत सरकार गए, फिर कुछ क्वेश्चंस हुए भारत सरकार के, फिर हम लोग, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समहाउ या तो मेरे अंदर भी बहुत ईगरनेस थी उस काम को करने की, और कुछ कहूँगा कि अपनी स्टेट है वो भी बहुत ईगर थी कि इस काम को हम लोग करें, लखनऊ मेट्रो को। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने आप ही काम शुरू कर लिया, ताकि भारत सरकार का अप्रूवल आता रहेगा, हम लोग अपना अप्रूवल शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दिया। ये फिजिकल काम होगा सर या ये पेपर वर्क होंगे? नहीं, उससे पहले पेपर वर्क कुछ हुआ था, लेकिन मेजर हम लोगों ने तभी किया। और फिर बहुत जल्दबाजी में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया पहला, और हम लोगों ने सितंबर 2014 में ही 1.5 महीने बाद वो अपना वर्क फिजिकली स्टार्ट कर दिया। और अभी भारत सरकार का अप्रूवल आया नहीं है? भारत सरकार का अप्रूवल प्रोसेस में था। तो सर बाई चांस कभी ना आ जाए तो? नहीं, ऐसा क्यों होगा, भारत सरकार का अप्रूवल आएगा, प्रोजेक्ट आएगा। सब इन प्रिंसिपल अप्रूवल भारत सरकार का था, ऐसा नहीं। हाँ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल था, फॉर्मल अप्रूवल आने में टाइम लग रहा था। तो हम लोगों ने हिम्मत करके उसको स्टार्ट किया। और जब हम लोग भारत सरकार के अप्रूवल में टाइम लगा हमको 8-9 महीने, और जब दोबारा हम लोग भारत सरकार के सामने थे तो हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो चुका था। अच्छा। तो भारत सरकार भी बहुत खुश थी और हम लोग का फटाफट प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। हम लोग फिर तो उसके बाद फिर रुके नहीं, चलते ही चले। क्या प्रोग्रेस थी? जो प्रोग्रेस आप कह रहे हैं कि 8-9 महीने बहुत सी हो चुकी थी, इसे क्या बोलेंगे सर, क्या प्रोग्रेस थी? हम लोगों ने कई सारी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की कि हम लोग कैसे तेज़ी से बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, बहुत तेज़ी से। तो कुछ टेक्नोलॉजी में भी चेंज किया, हम लोग ऐसे करेंगे, कुछ प्रीकास्ट गर्डर्स बनाएंगे, पूरे ट्विन यू गर्डर्स कहलाते हैं वो, ताकि हम जल्दी जल्दी उसको बनाएं और साइट पे काम कम हो, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हैं जितनी दिल्ली में है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बहुत बड़ा रोड्स कम है। हाँ,
लखनऊ ट्रैफिक डाइवर्ट भी कम हो क्योंकि सकता है। ओल्ड सिटीज़ हैं और नेचुरली दिल्ली में सर्विस लेन्स हैं, बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है, तो आप रोड डाइवर्ट कर सकते हैं ट्रैफिक बहुत रास्तों से। बट लखनऊ में अल्टरनेट रूट्स इतने नहीं होते हैं इन टाइप के शहरों में, तो इससे बहुत ज़रूरी था कि उसको जल्दी किया जाए। तो हम लोगों ने बस तेज़ी से स्ट्रेटजी बनाई और शुरू कर दिया, और जब तक फिर जल्दी गर्डर इरेक्शन करना, 8-9 महीने में हम इरेक्शन शुरू कर दिया था हमने गर्डर का। तो हम लोग बहुत तेज़ी से काम किया उस प्रोजेक्ट। सर आप ही हैं जिसने दिल्ली मेट्रो में भी काम किया, आप ही हैं जिसने यूपी मेट्रो को भी हेड किया, और लखनऊ स्पेसिफिकली, लखनऊ और कानपुर तो आप कमीशन कराया शायद आपने। सर आपके नज़रिए में ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए चैलेंज क्या था, दिल्ली मेट्रो या लखनऊ मेट्रो? देखिए सभी जगह चैलेंजेस हैं। हाँ। दिल्ली मेट्रो वाज आल्सो नॉट ईजी, बहुत टफ है दिल्ली में मेट्रो बनाना, और प्लस पर्टिकुलरली जो पोर्शन हम लोग अंडरग्राउंड या एलिवेटेड हम लोग ने बनाए हैं वो बहुत टफ थे दिल्ली मेट्रो में। और लखनऊ मेट्रो जब गए तो हम लोग के साथ चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि शहर के लोगों ने ही कभी इतना बड़ा कोई वर्क होते ही नहीं देखा था। मतलब दिल्ली में तो खैर बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, तो लोगों ने काम होते हुए देखा है दिल्ली में, तो लोगों को आदत है अच्छा ऐसे वर्क्स कैसे किए जा सकते हैं। लखनऊ में तो हम जब पहली बार शुरू किए तो लोगों ने वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन, ये सब तो चेंज होते देखा था सीवर लाइन पड़ते हुए, लेकिन कभी मेट्रो कोई सड़क के बीच में बनाने लगेगा वो शायद उनको उसका रियलाइजेशन नहीं था उस टाइम। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था लखनऊ में लोगों को ये बताना कि सर हम ये काम एफिशिएंटली करेंगे। वो मैं कहूँगा कि कुछ तो हम लोग की मेहनत थी और कुछ वहाँ के लोगों का सपोर्ट था जो हमारी बात को यस यस करते चले गए। अच्छा। और फिर वही कमिटमेंट था कि जो हमने कहा है वो हमें करना है। तो उस कमिटमेंट को बैक ऑफ माइंड में रख के बस चलते चले गए, और फिर शहर को भी बहुत मज़ा आया कि इतना बढ़िया मेट्रो प्रोजेक्ट बना हुआ। मतलब दिल्ली में कोई आदमी गाड़ी लेके निकला है तो उसे पता है कि रोड डाइवर्ट हो सकती है, और वो उसको शायद थोड़ा ऐसा उधर उधर लगेगा, लेकिन वो अडेप्ट कर लेगा इस बात को। लेकिन लखनऊ के लोग उस समय पे अडेप्ट नहीं कर पाते जब शुरू में। हाँ जी। तो सर इन लोगों से जब आप बात करने निकले तो क्या आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कोई कि लोगों को क्या कन्विंस करेंगे, या क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने शुरू में जब शुरुआत की थी तो लोगों को पहले इंस्ट्रक्शन शुरू किए, छोटे छोटे जगहों पर रोक के लोगों को बताना शुरू किया हम ये काम करेंगे। तो इन जनरल जैसे होता है शहरों में प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाते हैं कई बार। तो लोगों का ये था ये भी अब हम सड़क सब खोदेंगे और ख़राब कर देंगे। तो हमने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बहुत प्रॉपरली बैरिकेड किया, अपने ट्रैफिक मार्शल्स लगाए, सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करना शुरू किया, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन वे में काम शुरू किया। रात में हम मोस्ट ऑफ द काम रात में करते थे ताकि शहर में दिन में डिस्ट्रप्शन ना हो और हम कंजस्टेड एरिया से निकलते जाएं। दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों के साथ मैं बहुत अपनी टीम के साथ भी बहुत डिटरमिन्ड था कि हम जो प्रॉमिस करेंगे उसे हम करेंगे, डिलीवर करेंगे। हाँ। तो अगर हमने किसी से कहा कि हम आपको 6 दिन ये रास्ता बंद रखेंगे तो हम 6 दिन में उसको कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया लोगों को अपने साथ लेके चलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सफ़र करते हैं। बट अब हम ये कहें कि हम कोई इनकन्वीनियंस नहीं कॉज कर रहे हैं शायद गलत है। सही बात है। इनकन्वीनियंस तो कर ही रहे हैं, है ना। तो अब ये है कि इनकन्वीनियंस कितनी कम हो और कितने कम समय के लिए हो, बस यही 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो पूरा उस पर हम चले और फिर हम फाइनली लखनऊ के बहुत कंजस्टेड एरिया से हमने मेट्रो निकाली। सिंगार नगर है, चार बाग है, अगर आप कन्वर्जेंट हो हुसैनगंज है, हजरतगंज है, इस सारे एरिया, हजरतगंज इज़ द मेन कॉमर्शियल सेंटर, वहाँ से हमने पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई है। तो लोगों के साथ बहुत 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 मज़े में काम किया। अब सर लखनऊ के मेट्रो का काम आपका स्टार्ट हो गया, आपने लोगों को कन्विंस कर लिया है, अब आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, दोनों गवर्नमेंट्स अलाइंड है, अब आपका काम स्टार्ट हो गया है। अब सर जब आप लखनऊ मेट्रो बनाने लगे तो टेक्निकल चैलेंजेस क्या है? थोड़ा एक बहुत डिटेल में तो नहीं समझना चाहूँगा क्योंकि टेक्निकल इतना समझदार आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस क्या है सर? टेक्निकल चैलेंजेस आपको कई स्टेशन आए होंगे, क्योंकि हमने दिल्ली मेट्रो की भी एक कहानी सुनी, हमारा एक पॉडकास्ट है, हमने उसके चैलेंजेस को भी समझा। तो लखनऊ में भी तो ऐसे चैलेंजेस आए होंगे सर? बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको बताऊँ, लखनऊ में एक सिंगार नगर एक एरिया है जिसमें हमारा स्टेशन है, और सिंगार नगर पहले भी लोग शायद सोच नहीं सकते थे सिंगार नगर में स्टेशन कैसे बनाएंगे। क्यों सर? बहुत कंजस्टेड है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब कमर्शियल एरिया है आसपास। तो जो हम लोगों ने वहाँ स्टेशन बनाया वो आप सोचिए, हम सिर्फ सेंट्रल पिलर पे एक स्टेशन है और सेंट्रल में पिलर है, साइड इतनी जगह ही नहीं थी कि हम साइड में फुटपाथ पे अपने पिलर रख सकें। तो आप सेंटर से स्टेशन बनाया, पूरा ऊपर टॉप डाउन, मतलब ऊपर से ही हम स्टेशन बनाते गए और नीचे तक आ गए, ज़मीन से फाउंडेशन की ऊपर से स्टेशन बना लिया। आज वो बहुत क्राउडेड स्टेशन है, अभी भी आप जाके देखें तो आपको शायद
लगेगा ये बना कैसे यहाँ पर। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। और वहाँ पे इतने क्राउडेड एरिया था, रेस्टोरेंट्स थे, छोटी छोटी दुकानें थी। उनको हम लोगों ने कन्विंस किया कि सर हम आपकी एक पिलर बनाना है, बस 7-8 दिन की रास्ता सर चाहिए। एक पिलर पे पूरा स्टेशन कैसे खड़ा है सर? नहीं, सेंटर लाइन पे पिलर है, मतलब साइड में, जैसे आपने देखा होगा स्टेशन बीच में भी पिलर होते हैं और साइड में भी पिलर होते हैं। तो हमारे साइड के पिलर्स नहीं है, बस सिर्फ सेंट्रल पिलर पे वो स्टेशन है। सेफ है सर ये? हाँ बिल्कुल सेफ है, स्ट्रक्चरली बहुत साउंड है। अब तो 2017 में शुरू किए थे, 6 साल से तो ट्रेन चलती, लोग आते चढ़ते हैं उसमें, बट बहुत बढ़िया है वो। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो जितने क्राउडेड एरिया में हम लोगों ने काम किया लखनऊ में, उन जगहों पर जहाँ पर शहरों का, आप ऐसे मैं कैसे समझाऊँ आपको, शहरों में सड़कें तो चौड़ी हो गई, बट जो भी साइड में फुटपाथ था वो एरिया भी अल्टीमेटली सड़कों के लिए ही ले लिया गया। बहुत थोड़ा सा 1.5 मीटर का फुटपाथ बचा, मतलब ये शहर वो हैं लखनऊ जैसे जो ओल्ड सिटीज़ हैं उनकी सभी शहर सदस्य हैं। और सर्विस लेन का तो कोई कंसेप्ट, मतलब शायद बची ही नहीं जगह सर्विस लेन बनाने की, जो दिल्ली में तो दिखाई देता आपको। और उन जगहों पर मेट्रो बनाना लोगों के बीच में, वही बस चैलेंजेस है। लखनऊ, सिंगारनगर, फिर आलमबाग, फिर हमने चारबाग मेट्रो स्टेशन बनाया, जो रेलवे स्टेशन के सामने है। चारबाग हमारा एलिवेटेड स्टेशन है। और जब हम बना रहे थे तब भी सबने कहा था ये चारबाग पे कैसे बनेगा स्टेशन, चारबाग पे इतना कंजेशन होता था। हमने वहाँ पूरा स्टेशन बनाया, अब ह्यूज स्टेशन है, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर भी है वो, आर्किटेक्चरली भी बड़ा खूबसूरत है वो स्टेशन, बहुत अच्छा सा मॉडर्न है लेकिन सुंदर है। तो वो स्टेशन बनाया, बहुत सारा हमारा एरिया है उसे। अब जब कोई अंदर जाता है तो सोचता है कि इतना बड़ा एरिया इन्होंने चारबाग पे कैसे निकाला हुआ है। तो चारबाग इज लाइक दैट। एंड इसके आगे फिर अगर हम और आगे चलें, लखनऊ तो पूरा ही ओल्ड सिटी है, तो देयर इज़ ए, फिर हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो अंडरग्राउंड में एक स्टेशन आता है जिसको हुसैनगंज नाम है। मतलब जब हम रहते थे लखनऊ में तब भी टेम्पो से जाते तो हुसैनगंज में ट्रैफिक जाम हुआ करता था, टेम्पो भी कंफर्टेबल नहीं था वहाँ पे, तो मेट्रो बनाना। अब आप सोचिए वहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड स्टेशन है, अब बहुत बढ़िया स्टेशन है, बहुत सुंदर है। हुसैनगंज पूरा स्टेशन हमने बनाया है। और फिर हजरतगंज तो मेन कमर्शियल सेंटर है, तो उसमें हमारा स्टेशन है। सर ऐसा होता है कि जैसे क्योंकि आपका करियर इतना कमाल का है सर, और आप यूपी की मेट्रो बना रहे हैं, लखनऊ की मेट्रो बना रहे हैं, कि जिन दिनों में कोई स्टेशन बन रहा होता है जो कि इतना मुश्किल नहीं है तो स्ट्रेस कम होता है, और जिन दिनों में आपको हुसैनगंज जैसा स्टेशन बनाना होता है, चारबाग जैसा बनाना होता है, ये सब पैरेलली तो बनते नहीं होंगे एक साथ? सब साथ ही बन रहे थे, मतलब सब जगह पूरा बनते हैं। क्योंकि हम लोगों ने 4.5 years में पूरा कॉरिडोर कंप्लीट कर दिया था 23 किलोमीटर का। तो हमारा सारा ही कंस्ट्रक्शन एक साथ चल रहा है, पैरेलली चल रहा था। सर तो ये तो मतलब इन दिनों में तो नींद ही नहीं आती होगी? ऑब्वियसली नेचुरली आपको सिंसियरली काम करना है, लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इज देयर, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होता है। और टेक्निकल सॉल्यूशन आपको इंजीनियरिंग का अपना ढूंढना होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो वो लगातार ओपन माइंड से आप लगातार फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि ग्रीन फील्ड नहीं है जहाँ हम कुछ ओपन बना रहे हैं। आपने जो डिज़ाइन किया वो हम बना लेंगे। हमने जो डिज़ाइन किया, जब हम एक्चुअली ग्राउंड पर उतरते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। सर कोई ऐसा दिन आपको लखनऊ मेट्रो का याद आता है कि आपको कोई कॉल आई और कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ हो या कोई चैलेंज हो और जिसको आप लोगों ने ओवरकम किया हो, ऐसा कोई दिन याद आता है? हर दिन ही शायद ऐसा था। और उसमें बहुत ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जैसे जो हजरतगंज में जब हम आए तो इतना बढ़िया, शायद बहुत सुंदर मार्केट है। मेरे को नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए सुंदर कह रहा हूँ कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, कमाल का मार्केट है, लेकिन वो वास्तव में सुंदर है। उसमें एक थिएटर हुआ करता था कभी लखनऊ में जिसका नाम था मेफेयर थिएटर, और वो हजरतगंज में मेफेयर, अब तो शायद थिएटर ऑपरेट नहीं होता है बहुत सालों से। तो हमारा हजरतगंज जो स्टेशन था बिल्कुल उस मेफेयर के सामने है उसकी एंट्री। अब जो उसके ओनर थे वो भी चिंतित थे, मैं भी चिंतित था कि कैसे ये बचा रहे। तो कैसे कैसे उसके कॉरिडोर को सेव किया। और हमने फिर वो जब काम कर रहे थे क्रेन्स के द्वारा, तो इतना भी जगह नहीं थी कि क्रेन्स को अगर हम ऑपरेट करें तो मेफेयर की बिल्डिंग बच जाए। तो हमने मेफेयर का बोर्ड उतारा, वो सब उस टाइम के न्यूज़ मीडिया में रिपोर्टेड था। हमने उतारा, फिर उसको रखा अपने पास, तब क्रेन से ऑपरेट करके वो स्टेशन बनाया, और जब कंप्लीट हुआ तो फिर वही बोर्ड दोबारा लगाया मेफेयर का। तो आई वाज दैट मच कंसर्न्ड अबाउट दैट सिटी कि मुझे लगता था कि इसकी जो भी कल्चरल हेरिटेज है वो बचा रहे। तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब वो ऐसे चैलेंजेस थे जो शायद हम लोगों ने दिल्ली मेट्रो में उस टाइप के चैलेंजेस नहीं फेस किए। अब आपकी ये मेट्रो तैयार है, अब आपने 23 किलोमीटर का कॉरिडोर बना दिया है। अब फिजिकली जितना काम होना था, मोटा मोटी जो आपका इंजीनियरिंग लेवल पे काम होना था वो तो हो चुका है सर। अब उसके आगे का स्टेप क्या होता है सर? आपने इंजीनियरिंग लेवल पे काम कर लिया है,
ट्रैक्स डल गए हैं, ट्रेनें तैयार हो चुकी हैं, स्टेशन बन चुके हैं, अब स्टेशंस अच्छे लगें, अब कम्यूटेशन सिंपल हो, लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। हम लोगों ने फुटपाथ स्टेशन, जैसे हजरतगंज एरिया में ही सारे फुटपाथ को हमने ठीक किया, केबल्स को अंडरग्राउंड कर दिया, जो केबल्स सड़क पे पड़ी रहती थी। बहुत से लोकल मार्केट वालों के साथ मिलके, मार्केट एसोसिएशंस ने भी हमारी हेल्प की, उन्होंने गाइड भी किया, सर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और वो सब चीज़ें हम लोगों ने की। ऐसी हुसैनगंज, ऐसी सिंगार नगर, हर जगह एंट्री कैसे पहुँचेंगे, हर जगह फुटपाथ, थोड़ा तो एरिया बनाना है जहाँ से लोग अंदर जा सकें। स्मॉल पार्किंग एरियाज डेवलप किए, बाद में उन एरियाज़ को बढ़ाया, जैसे विश्वविद्यालय स्टेशन पे हमने फिर बहुत सारी पार्किंग बना ली। अच्छा। और मुंशीपुलिया एंड पे स्टेशन पे फिर बाद में खूब सारी पार्किंग बनाई, क्योंकि ये इन जगहों पे लोग आते हैं। विश्वविद्यालय पे आप सोच सकते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने, मोटरसाइकिल से आते हैं, तो मोस्टली 2 व्हीलर पार्किंग है, बट बहुत लंबी पार्किंग है, तो उसमें लोग आके खड़े हो सकते हैं। फिर तो हर स्टेशन की इंडिपेंडेंटली प्लानिंग चल रही होती है कि यार ये स्टेशन पे क्या हो सकता है, कितना ट्रैफिक आ सकता है, ये कौन कर रहा होता है सर? नहीं, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसमें एक ट्रैफिक सर्वे होता है। अच्छा। और उस ट्रैफिक सर्वे के बेसिस पे हर स्टेशन की राइडरशिप, कितने बोर्डिंग या लाइटिंग, मतलब कितने लोग चढ़ेंगे, कितने लोग उतरेंगे, ओवरली सब चीज़ इन्फॉर्मेशन उसके DPR के थ्रू आती है, बनती है। हाँ, वो बेसिस होता है हर चीज़ को डिज़ाइन करने का। उसके बेसिस पे हम अपने स्टेशंस को डिज़ाइन करते हैं, और उसके बेसिस पे कितनी एंट्रीज हैं, कितनी जगह पे एंट्रीज होंगी, प्लस आपको फिजिकली भी ग्राउंड पे समझ में आता है कि कितने लोग हैं, किस तरह का किस तरफ से आएगा लोग, है ना। प्लस ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी तोड़ के अपनी एंट्री बना लेंगे, है ना? आप समझ सकते हैं, शहर के बीच में आप हैं, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और अपनी चीज़ों को ऐसे बनाना पड़ता है कि जैसे सारी चीज़ें भी चलती रहें, क्योंकि जो सिटी का जो नेचर है, या सिटी का जो एक देखने का तरीका है, जैसा दिखता है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, अदरवाइज खराब लगने लगेगा। सर, अगर आप मुझे एक एग्जाम्पल देके समझा सकें, कोई एग्जाम्पल देके किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन का, कि ये स्टेशन में इस तरह से ये स्टेशन प्लान हुआ है कि किस तरह का ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, किस तरह के लोग, अगर लखनऊ के अंदर से कोई एग्जाम्पल देके समझा सकें तो सर मुझे शायद बात और अच्छी समझ में आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय स्टेशन का ही मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तो उसकी एंट्री पहले थोड़ी सी आगे को थी, तो हम 2 साइड में एंट्री थी, एक थोड़ी आगे को एंट्री थी, तो हमारा स्टेशन बिल्कुल विश्वविद्यालय के सामने था, तो उसका नाम ही विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, और हम ये चाहते थे कि इससे हमारी एंट्री बिल्कुल विश्वविद्यालय के गेट पे आए, सीधा गेट पे। हाँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं कि हम एंट्री आगे रखें, और जो सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अल्टीमेटली क्राउड कौन सा है, जो स्टूडेंट्स आएंगे और जाएंगे। तो फिर हमने उस एंट्री के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को अप्रोच किया, उनके VC से हम मिले, और उनको एक्सप्लेन किया कि सर ये हम ये इसका फ़ायदा है। तो उनका गेट नंबर 4 है विश्वविद्यालय का, तो आज की डेट में हमारी एंट्री बिल्कुल गेट नंबर 4 के बराबर, गेट नंबर 4 पे ही होती है। हाँ, तो आप उतर के सीधे गेट नंबर 4 में घुसते हैं, उसके पीछे ही पार्किंग है अंदर स्टूडेंट्स की भी, हमारी बाहर है, तो वो बहुत कन्वीनियंट हो गया स्टूडेंट्स के लिए। और फिर जो उसकी अपोजिट साइड एंट्री थी, उसको भी हमने फिर शिफ्ट किया, तो एक वहाँ पर एक कॉलेज है बड़ी फेमस, उस कॉलेज से हमने लैंड ली। उन्होंने काफ़ी लेट हमको वो लैंड मिल पाई, क्योंकि आपको जब कुछ चेंज करते हैं तो लोगों को समझाना पड़ता है, सर हम क्यों कर रहे हैं चेंज, और हमें ज़मीन चाहिए। तो फिर फाइनली हमको उस कॉलेज के थ्रू भी लैंड मिली, तो आज बहुत सुंदर विश्वविद्यालय की दोनों एंट्री सामने और बिल्कुल उस जगह पे हैं जहाँ होनी चाहिए। सर, ये लोगों को समझाना, लोगों को कन्विंस करना आपकी जॉब का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ, बहुत ज़रूरी। क्या स्किल सेट आप यूज़ करते हैं सर लोगों को समझाने के लिए? कोई आपकी ट्रिक्स हैं, या आप दिल से बात करते हैं और बात दिल से दिल कनेक्ट हो जाते हैं? मुझे लगता है कि ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, है ना। आप यू हैव टू बी ट्रुथफुल, मतलब आप जो कहें वो करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मना कर दें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। जो सामने लोग आपके बैठे हैं वो आपसे सच्चाई से ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो मैंने हरदम वो चीज़ मेंटेन की कि जो मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, मैं जो कर सकता हूँ उससे भी 4 कदम आगे बढ़ के करूँगा। ये मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, या मैं करना नहीं चाहता, कि मेरे को इनकन्वीनियंस है तो मैं नहीं करूँगा। रादर मुझे हरदम लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा करूँ लोगों के लिए। तो बस वही चीज़ काम कर गई, तो हर बार लोगों को समझाता गया और लोग समझते गए, हम करते गए। सर, आपने रिसर्च के दौरान मुझे एक कमाल की कहानी सुनाई थी। मैं चाहता हूँ सर कि आप ऑडियंस को बताएं, क्योंकि लखनऊ मेट्रो में बहुत सारे लोग रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। वो खूबसूरत क्यों है, वो खूबसूरत क्यों है, इसके पीछे की कमाल की कहानी जब आप सुनने वाले हैं सर, प्लीज़ सर। वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो चीज़। मैं अपने तब लखनऊ मेट्रो में हम लोग काम कर रहे थे, फर्स्ट पोर्शन बन रहा था,
और बाकी पोर्शन भी चल रहा था, अंडरग्राउंड स्टेशंस वगैरह। तो मैं अपने ऑफिस में था, हमारी 3 मंजिली एक बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पे हमारा एमडी का ऑफिस है, तो वहाँ बैठे हुए था। तो एक सज्जन है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे ओएसडी ने कहा कि सर हम बात करना चाहते हैं। हम बात की, पता नहीं, मैं बहुत ओपन हूँ पब्लिक में। नाम बता दिया तो उन्होंने कौन बात करना चाहते हैं? हाँ। तो फिर मैं जानता नहीं था उनको। तो लखनऊ में लोग मैं बहुत ओपन हूँ लोगों से, एक तो मेरा अपना शहर है। तो वो उन्होंने कहा कि सर मुजफ्फर अली जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुजफ्फर अली जिन्होंने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई उमराव जान, मतलब हम सब उसके कायल हैं, उस खूबसूरती के उस फिल्म के। तो मैं तो वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब मुजफ्फर अली जी कहाँ से। फिल्मों का शौक था? हाँ, फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मिलूंगा, तो आप बताइए कहाँ मिलना है, कब मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर वो नीचे खड़े। तो इट वाज सच ए शॉक कि आप अपने काम के बीच में कोई इतना बड़ा आदमी आपके सामने आए और आप मैंने कहा नहीं, आप फिर तुरंत आइए, उनको लेके आइए। तो फिर वो आ गए। मेरे पास कोई तरीका भी नहीं था, ना तो कहना उचित भी नहीं है, वो खुद खड़े नीचे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो फिर वो आए और फिर मेरे कमरे में बैठे। बाद में मैंने अपनी जो छोटी सी टीम थी उसको एक बार सबसे मिलवाया भी उनको, उनसे कहा कि सर कुछ शब्द हमको भी गाइडेंस के लिए बताएं। तो उन्होंने बताया भी, बहुत अच्छे से हमको समझाई चीज़ें। तो जब मेरे कमरे में बैठे थे तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो ये सब बना रहे हैं, तब मेरा हजरतगंज और ये सारे स्टेशन, ये आप और वो बैठे हुए कमरे में? हाँ, हम और वो बैठे हुए। तो मैं उनको एक ग्रीन चाय बस ऑफ़र की थी और कुछ तो नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने कहा कि आप ये जो बना रहे हैं ये सब बिल्कुल जड़ है, मतलब जड़ और चेतन जैसे कहते हैं ना, मतलब एक चीज़ डेड है और एक चीज़ उसमें लाइफ। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ जो आप बना रहे हैं जड़ है, ये बहुत सुंदर बन रहा है, अच्छा बन रहा है। टेक्निकली तो साउंड बना ही रहे थे हम बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से। उन्होंने उसमें मुझसे कहा ये बताइए इसमें रूह कैसे डालेंगे। अब मैं एक सिविल इंजीनियर, मेरे को समझ नहीं आया क्या है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उसमें जड़ के साथ उसमें रूह नहीं आएगी तो ये चीज़ लाइफ कैसे होगी, जिंदा कैसे होगी। हाँ। तो मैंने उनसे कहा सर आप ही मुझे बताएं कुछ क्या करूं। बोले ये आपको अपने आप सोचना है। बट वो एक मंत्र है जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता उनको। और फिर वो मंत्र मेरे दिमाग में घुसा कि अब इसको कैसे इसमें रूह डाली जाए या इसको कैसे लाइवली बनाया जाए। देन आई थॉट कि करना क्या है। फिर हमने सोचा अच्छा लखनऊ इज़ अ सिटी ऑफ कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट, सुंदर। हमने बस हम यही लेके आएंगे। फिर हमने वो सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स स्टूडेंट लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के बच्चों को बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स कराया, एमिटी यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के बच्चों को, जिनसे पेंटिंग्स बनवाई ग्रुप्स में। फिर उन पेंटिंग्स को हम लोगों ने उसमें सिलेक्शन किए एक ग्रुप के द्वारा। फिर वो सारी पेंटिंग सिलेक्ट हुई। फिर वो कलरफुल आर्ट मुझे वो एलिवेटेड स्टेशंस के बाहर दिखाई देती है। और फिर व्हेन वी केम टू हजरतगंज तो हमने बहुत सुंदर चिकनकारी, जो लखनऊ का सारा मतलब हर चीज़ वो ढूंढ रहा था जो लखनऊ से एसोसिएटेड है। बहुत सुंदर ग्लास पे वो सारा जो आता है देखता है खुश होता है। फिर हुसैनगंज, फिर सारे स्टेशन अंदर से सुंदर करने शुरू किए। और फिर हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। जब ऑपरेशन हुआ तो हमने लखनऊ एक बुक फेयर भी हमारा लखनऊ मेट्रो में चलता है। अब आपने उसको जिंदा इस हद तक किया कि पहले तो आपने पेंटिंग लगा के उसमें कल्चर दिखाया, और अब आपने वहाँ एक्टिविटीज़ भी करानी शुरू की। और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के बच्चों की एग्जीबिशन उसमें हम लगाते थे। हर तरह से हम जोड़ना शुरू हुए। लखनऊ का जो मेन एक थिएटर फेस्टिवल होता है उसके साथ हमने जोड़ना शुरू किया। इस तरह से फिर लखनऊ को लाइव करना शुरू किया। तो इसलिए वो मेट्रो अपने आप में थोड़ी डिफरेंट है। कमाल सर, जो लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं लखनऊ में वो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, पर कहानी पहली बार जेके सुपर पॉडकास्ट पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सर एक हमारा सेगमेंट होता है जिसका नाम है जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट। इस सेगमेंट के अंदर ये होता है सर कि बेसिकली कोई ऐसा दिन जब आप लोगों ने कोई एक ऐसा चैलेंज फेस किया हो जो ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसे हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा, और फिर आप लोगों ने उस चैलेंज को ओवरकम किया और एक इमोशनल हो गए हो कि यार ये हमने कर दिखाया। जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट में सर हम इस चैलेंज के बारे में बात करेंगे। कोई ऐसा एक दिन या ऐसा चैलेंज बताएं सर। मैं बताना चाहूँगा 2019 की बात है ये। और हम लोग पूरा कॉरिडोर बना रहे थे मुंशीपुलिया से एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट हमारा स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने है। पूरा अंडरग्राउंड है, बहुत सुंदर है वो। और उस स्टेशन को हमको कमीशन करना था। यूल बी सरप्राइज, हम अपनी ट्रायल ट्रेन ले जा रहे थे और मैं अपना
इतने 19 महीने में हमने स्टेशन बनाया। उसके अंदर एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे उसका हमको अवार्ड मिला। वो स्टेशन पे अभी भी डिस्प्लेड है कि फास्टेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन है, ह्यूज, बहुत सुंदर। तो उस दिन हम लोग रात में पूरा समझिए आप ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, जो ओवरहेड ट्रैक्शन की लाइंस पिचती हैं वो ऊपर हम लोग कर रहे थे, जिससे करंट आती है ट्रेन में। और सुबह हम सब लोग खड़े हुए थे, उससे एक स्टेशन पहले गाड़ी उधर जानी है। वो टीम मैं कभी नहीं भूल सकता उन लोगों को जिस टीम ने मेरे साथ काम किया, हमारे लोगों ने, और एक एक चेहरे याद हैं कि सब लोग अभी भी मिलते हैं, मज़ा आता है उसको याद करके। उन्होंने रात भर काम किया और हम अपनी ट्रेन फिर लेके गए। उसी दिन सुबह हम लोग पहुंच गए। वो सारी रात वो लोग काम किए, अगले दिन अपनी ट्रेन लेके गए। इस तरह से हमने पूरा कॉरिडोर एक बार में ऑपरेशनल किया। मतलब आप लोगों ने दिन रात एक करके फास्टेस्ट रिकॉर्ड भी हासिल किया और उसको ट्रेन को ऑपरेशनल भी बनाया। हम लोगों ने उसको 36 डेज 36 दिन 4.5 साल का टाइम था। उसमें 36 दिन पहले हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। सर वैसे ही आप लोग को टाइम कम मिला है, उसमें भी आप लोगों ने 1 महीना पहले 36 डेज पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर उसका कानपुर से इनॉग्रेशन दिया। बहुत मजा, वो एकदम कहानियां हैं। अब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, इनॉग्रेशन की तरफ आ रहा है। अब इनॉग्रेशन की तरफ सर आप, क्योंकि आप एक तरह से फादर हैं उस प्रोजेक्ट के, आपने उस बेबी को बड़ा किया, आपने सब कुछ किया है, तो सर क्या है वो फीलिंग्स, क्या है जब आप अब ये इनॉग्रेशन की तरफ आ रहे हैं, और वो दिन कैसा था इनॉग्रेशन का? बहुत बढ़िया, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना बढ़िया दिन होता है जिस दिन आप मैं अपनी टीम को शुरू से कहता हूँ कि जब मेट्रो चलेगी तो मेट्रो चलेगी और वी विल फ्लाई, हम उड़ेंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना सेटिस्फेक्शन देता है आपको किसी चीज़ को टाइम पे करना और या टाइम से पहले कर लेना। क्योंकि जैसी चीज़ें डिले होती है ना, उसका आपको मज़ा किरकिरा होना शुरू हो जाता है। और आपका नाम भी एक तरह से सब लोग उसको, मैं उसके नाम के लिए नहीं करता, मुझे कहीं ये लगता है कि आप अल्टीमेटली आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ना। आपकी टीम भी डिमोरलाइज होती है, शायद लेट हो रहे हैं। सर लेट ना होने के लिए आप क्या करते हैं सर? आपके पास वो क्या चीज़ें हैं कि बाकी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी भी बहुत कमाल के इंडिविजुअल्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत कमाल का काम हो रहा है, पर आपके पास वो क्या शक्ति है सर, क्या मंत्र है कि आप लेट नहीं होते सर? मेरे पास ऐसा मंत्र कुछ नहीं है। मैं बहुत ओपन रहता हूँ अपने काम के बीच में, और रिजिड नहीं होता हूँ अपने आइडियाज़ में। तो हर प्रॉब्लम जो आती है उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली फाइंड करना है। मतलब आप डिले नहीं कर सकते उसे। ठीक बात है। जैसे मैं लखनऊ मेट्रो जब कर रहा था तो मैंने एस्टिमेट किया था कि सिंगल डे डिले विल कॉस्ट अस 50 lakhs of rupees एवरी डे दैट यू डिले द प्रोजेक्ट। 50 लाख रुपए लग जाएंगे आपके। तो सोचिए अगर हमने 36 दिन पहले किया था तो हमने कमीशन वाले दिन ही 18 करोड़ कमा लिए थे। आप ऐसे सोचिए ना, तो आप इट इज अल्टीमेटली अ बिजनेस, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी। आप प्रॉब्लम्स को तो आप नहीं सोच सकते प्रॉब्लम ना आए। ठीक बात है। तो प्रॉब्लम आपको आनी ही है। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितनी जल्दी ढूंढा जा सकता है, तो मैं अपना काम छोड़कर पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो मैं उस टीम को लगातार लीड करता था। मतलब ऐसा नहीं कि टीम को छोड़ दिया आप ढूंढो और फिर बताओ मुझे, ऐसा नहीं। मैं खुद बैठूंगा, उनके साथ बात करूंगा। नॉट ओनली हमारी अपनी टीम के अलावा हमारे डिज़ाइनर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके इंजीनियर्स, क्योंकि वो उन सबके पास एक एक्सपीरियंस है। और फिर एक सॉल्यूशन निकाला और तुरंत आगे बढ़ गए। क्योंकि जो सॉल्यूशन आप, हर रास्ता कठिन है, मतलब आसान कोई भी रास्ता नहीं है। आप जिस रास्ते पे चलें उस पे जोर से चलें। ठीक बात है सर। और उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें, बस यही। सर इनॉग्रेशन का दिन, वो जो दिन है, अगर हम उसकी पिक्चर देखना चाहें, इमेजिन करना चाहें, क्या हुआ है सर उस दिन? उस दिन हमारी जब इनॉग्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कानपुर से फ्लैग ऑफ किया था और हम लोग लखनऊ में थे। और कानपुर से डायरेक्ट वो था स्क्रीन्स पे हम लोग थे, तो उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और हम लोगों ने ट्रेन चलाई थी उसी अंडरग्राउंड स्टेशन से जिसको मैं बता रहा था कैसे हमने कंप्लीट किया था। और उसमें मेरे ट्रेन ऑपरेटर्स थे, 1 गर्ल 1 बॉय, और हम लोग, मैं बीच में हूँ तो मुझे अभी भी ध्यान है, हम सब वो सीन कभी नहीं भूलता दिमाग से। बहुत बढ़िया। और फिर मैं एंड तक ट्रेन लेके चल गया, इनॉग्रेशन हो गया सर। उसके बाद क्या जश्न, पार्टी, क्या हो रहा है सर उसके बाद? नहीं, उसका पार्टी नहीं। उसके बाद देखिए, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि काम में कभी पार्टी का शायद समय मिलता नहीं है। आपको अपने वर्क को एंजॉय करना है, बस आप उसी में मज़ा लेते हैं। काम ही पार्टी। हाँ, तो हम लोग बस जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उसके अगले उस दिन तो इनॉग्रेशन होकर सेरेमोनियल ट्रेन्स रन करी, फिर कुछ लोगों को घुमाया जो पब्लिक हमारी थी, जो हमारे गेस्ट थे।
और बेसिकली 6 बजे सुबह से ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। पूरी लखनऊ तो फिर के पास रात में मेट्रो हम है। अपना तैयार होते हैं, पूरा क्लीन करना, सफाई करना, प्रिपेयर करना, फिर अगले दिन कस्टमर्स आने, उनका वेलकम है, उनको कैसे वेलकम करेंगे अपने स्टेशन पे। तो हम लोगों ने जो शुरू में हर स्टेशन पे 10 पैसेंजर्स आए, उनको कुछ गिफ्ट्स दिए, फ्लावर से वेलकम किया, सारा चॉकलेट्स ये वो। फिर आप सुबह 6 बजे से भीड़ है आपके साथ, और वो आपको और मज़ा देती है क्योंकि इतने सारे लोग आपके सिस्टम में आते हैं। आप उस प्रैक्टिकली आपने उन्हीं के लिए बनाया है। सर अभी भी आप इसके एमडी हैं? अभी भी आप यूपी मेट्रो के नहीं, MD? मैं नहीं, अभी नहीं, मतलब इस दिन के बाद भी आप एमडी कुछ समय तक रहे? हाँ, मैं उसके बाद काफ़ी दिन, मैं तो उसके कई साल उसके उसके बाद बाद आपने कानपुर की मेट्रो भी बनाई। हाँ। कानपुर की मेट्रो भी तकरीबन इसी तर्ज पे बनी होगी। हाँ। सर अब मेट्रो आपने बना ली, तैयार कर ली, इनॉग्रेशन हो गया, सब हो गया, जो आपको एक टास्क दिया गया था आपने वो अचीव कर दिया, लेकिन टास्क खत्म नहीं हो रहा है। टास्क अब है कि अब इसे सक्सेसफुली लोगों के लिए चलाना है। सर लोगों के लिए सक्सेसफुली चलाने के लिए अब मेट्रो स्टेशन पे एक दिन, पूरा दिन मुझे डिस्क्राइब करेंगे सर, क्या क्या काम हो लगता है सर मेट्रो स्टेशन के ऊपर? बहुत काम लगते हैं। देखिए, आप लोगों को, आप पहले तो आपने सारे सिस्टम आपके ठीक से ऑपरेशनल हो, लोग ठीक से आ जाएं, है ना। तो लिफ्ट, एस्केलेटर सिस्टम ठीक ऐसे ले चलेंगे, इसको ऐसे ले चलेंगे कि सुबह वहाँ मेट्रो कितने बजे शुरू होती है? पहली मेट्रो 6 बजे। 6 बजे चलती है। तो एम्प्लॉइज को कितने बजे आना? 5:30 बजे वो सब आ जाते हैं। 5:30 बजे आना पड़ेगा। डिपो से ट्रेन और भी जल्दी निकल जाती है, क्योंकि डिपो से तो ट्रेन निकल के फर्स्ट स्टेशन पे आती है। डिपो से फर्स्ट हाँ, स्टेशन तो पे आएगी। वहाँ करीब 5 बजे से ही शुरू हो जाती है। और ये एम्प्लॉइज कौन कौन होंगे? जो ट्रेन ट्रेन ऑपरेटर्स हैं, स्टेशन कंट्रोलर है, टिकटिंग स्टाफ है, रात भर क्लीनिंग का स्टाफ काम करता है। इन्हें 5:30 बजे आ जाना है सर? क्लीनिंग स्टाफ एंड मेंटेनेंस स्टाफ तो होल नाइट वर्क करते हैं। 24 आवर्स शिफ्ट में आते रहेंगे वो। हाँ, बोलो रात में मोस्ट ऑफ द मेंटेनेंस रात में होती है, हैवी क्लीनिंग रात में होती है। क्योंकि दिन में तो हर आप 5-6 मिनट पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। और मेट्रो में कहीं आप दिन में ट्रैक पे उतर भी नहीं सकते, क्योंकि रूल्स ही नहीं परमिटेड है। और दिन में आप क्लीनिंग सिर्फ ये कर सकते हैं जो पीस मिल थोड़ी मोटी क्लीनिंग है, जो कि लोगों के यूसेज से जो गंदा हो रहा है वो आप क्लीन कर रहे हैं। बट रात में बेसिकली आप पूरा थॉरली क्लीन करते हैं। 6 बजे हमारी फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। फिर अब सर पूरा दिन चल रहा है तो कौन कौन वहाँ पे रहेगा? सिक्योरिटी रहेगी? सिक्योरिटी पूरी रहेगी, स्टेशन स्टाफ पूरा रहेगा, हमारे बाकी जो मैनेजर्स हैं वो सब भी दिन भर हम लोग घूमते हैं। प्लस टेक्निकल स्टाफ जो सिस्टम्स का, ताकि कोई फेल्योर ना हो, इस वजह से वो लोग भी रहते हैं, वो भी अपना सिस्टम इंस्पेक्ट करते रहते हैं। कुछ रूटीन इंस्पेक्शंस होते हैं, वो लोग भी रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लगातार दिन भर काम होता है। सर एक सवाल मेरे दिमाग में आया, बहुत कमाल का सवाल नहीं है लेकिन पूछना चाहता हूँ तो पूछ रहा हूँ। सर ये पूरा ट्रैक साफ तो नहीं होता होगा कि पूरे ट्रैक साफ होते हैं? स्टेशन क्लीन करने पड़ते हैं। स्टेशन क्लीन किए, अब ट्रैक पे भी तो गंदगी हो रही है, उसकी ट्रैक पे कोई गंदगी नहीं होती है। क्योंकि ट्रेन्स के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते, पहली चीज। ट्रेन्स पूरी एनक्लोज्ड है, मतलब उनके डोर्स बंद हैं, आप बाहर कुछ फेंक नहीं सकते। लेकिन ट्रैक्स को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मतलब 15, 20, 25 दिन में, जब कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ पत्ते गिर गए, तो उनको क्लीन करने के लिए करना पड़ता है। अदरवाइज नहीं, ट्रैक गंदे नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं सर क्लीन? उसकी वो हम लोग यूजुअली कुछ जगह मैनुअली कर लेते हैं, कुछ जगह हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रॉली है, उसके पास वैक्यूम हम लोग ने क्लीनर से रखे हैं, सक्शन वाले, तो उससे आप जो डस्ट है, कचरा कचरा उठा लेते हैं। लेकिन ट्रैक की मेंटेनेंस होती है, मतलब डेली नाइट में ट्रैक की मेंटेनेंस होती है, तो मतलब पूरे ट्रैक की नहीं होती है, उसमें आइसोलेटेड एक रूटीन है, आज इस जगह करेंगे, कल उस जगह करेंगे, उस जगह करेंगे, ताकि एक सर्टेन साइकिल पे हम पूरे ट्रैक को इंस्पेक्ट करते रहें। टर्न आउट्स हैं, कर्व्स हैं। और सर वो जो टनल बनी हुई है इतनी, हाँ, उसमें भी रात को जाके मेंटेनेंस होती है? नेचुरली सारी मेंटेनेंस रात में है, इलेक्ट्रिकल की भी, सिग्नलिंग की भी। सर ये मैंने एक चीज़ कमाल की नोटिस की है सर, जो मैंने दुनिया में कहीं नोटिस नहीं की, मतलब जहाँ मैं दुनिया में घूमा भी नहीं, पर जहाँ जहाँ मैं घूमा, सर आपकी लखनऊ मेट्रो में वुमेन्स कोच नहीं है, ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं जब लखनऊ मेट्रो बना रहा था तो मैं भी दिल्ली मेट्रो से आया था, तो मैंने देखा था यहाँ के विमेन के लिए एक सेपरेट कोच होता है, लेकिन इंटरनेशनली विमेन के लिए सेपरेट कोच नहीं होता है, कहीं नहीं होता। आई डोंट नो, मतलब मे बी जितनी जगह मैंने देखा डेवलप्ड पार्ट में तो नहीं है। और फिर मैं जब लखनऊ आया तो लखनऊ में भी ये डिमांड उठी कि सर यहाँ पे क्या विमेन का सेपरेट कोच होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन शहरों को हम सोचते हैं कि यहाँ के लोग शायद थोड़े दिल्ली से पिछड़े हुए होंगे, ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो मेरा थॉट ये था, मतलब बैकग्राउंड क्यों है विमेन कोच को सेपरेट ना करने का, मतलब मैं नहीं कहता कि जिसने प्रोवाइड किया वो गलत किया है, सही किया उन्होंने भी, लेकिन ये है कि मेरे अंदर से थिंकिंग है कि ऐसा नहीं है कि आप विमेन को एक जगह आइसोलेटेड स्पॉट पे रख दें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग देयर सिक्योरिटी इज ओवर। ऐसा आप सोचना भी गलत है। बिल्कुल ठीक है। वीमेन या ओल्ड पीपल या कोई बीमार है या बच्चा है, उसको ही इज़ फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर,
है ना, हर जगह उसके लिए सेफ होनी चाहिए। तो मैंने शुरू से ही कहा कि हम अपनी सीट्स रिजर्व करेंगे जिसमें विमेन भी बैठ सकती हैं, ओल्ड पर्सन भी बैठ सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो भी, किसी की गोदी में बच्चा है तो वो यंग आदमी भी बैठ सकता है। इस तरह से हमने सीट्स रिजर्व की बस ट्रेन के अंदर। हमने कहा विमेन आर फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर इन द ट्रेन। और अगर आप लखनऊ मेट्रो कभी जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने ग्लास एज ए बिल्डिंग मटेरियल पार्टीशन बहुत प्रेडोमिनेंटली यूज़ किया है, ताकि हर जगह आपको लगे कि आपको लोग देख रहे हैं, तो आप सेफ महसूस करते हैं। आपको नहीं लगता है कोई डार्क स्पॉट नहीं है कि कोई है नहीं, मेरे को डर लगता है, अकेले आदमी को भी डर लगता है। तो सब जगह ऐसा है, विजिबिलिटी है, रेलिंग्स हैं, सब ग्लास ही ग्लास है, तो आपको लगता है कि बहुत इजी एक्सेसिबल। आप प्लेटफॉर्म पे करें तो भी ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर से तो नीचे दिखाई दे रहा है। और दैट्स हाउ मैंने फिर जब शहर के लोगों को बताया कि हम ये मेरा आइडिया है, यू विल बी सरप्राइज, ऑलमोस्ट हर आदमी ने मुझे सपोर्ट किया। और आज लखनऊ मेट्रो में वीमेंस आर ट्रैवलिंग एवरीवेयर, एनी कंपार्टमेंट एवरीवेयर, और सब आराम से चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सेपरेट उसमें वीमेन का कोच नहीं है। और सेम आई अडॉप्टेड इन कानपुर। तो वो अब वो उत्तर प्रदेश मेट्रो की एक यूएसपी है कि जहाँ वीमेन हर जगह चल सकते हैं। सर ये आपने आज इतनी कमाल की बात बताई कि आपने ग्लास को यूज़ करके लोगों को इतना रिलीफ दिया, स्ट्रेस हटा दिया, कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। सर अगर आपके पास ऐसी और कुछ आर्किटेक्चरल कुछ कमाल की बातें हैं तो प्लीज़ छोड़िएगा मत सर, बता दीजिएगा अगर कुछ भी आपके जहन में आता है तो सर, क्योंकि ये कमाल है सर। ये पॉडकास्ट में जो लोग ऑडियंस देख रही है उनको मज़ा आ जाएगा कि ये थिंकिंग समझ के। दूसरी चीज़ जो मैंने की हमारे लखनऊ मेट्रो में, हमने वीमेन की एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, हालांकि प्रोजेक्ट दोनों सरकारों के द्वारा फंडेड है, बट बिकॉज उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट था तो हमने कहा कि जो एक रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वीमेन के लिए, हमने कहा कि वो हम रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की थी। और उस पॉलिसी के हिसाब से वीमेन को 20% लेटरली, मतलब हर जो रिजर्वेशन जो भी स्ट्रेटा है उसके अंदर 20% वीमेन की सीट्स रिजर्व्ड। ठीक है, उससे मैंने क्या किया, मैंने 20% वीमेन को लिया। तो मेरी ट्रेन ऑपरेटर्स लड़कियां हैं, टिकट काउंटर पे लड़कियां हैं, सारी इंजीनियर्स हैं, ट्रेन रोलिंग स्टॉक की जो ट्रेन मेंटेनेंस के लोग हैं उसमें भी लड़कियां हैं, ट्रैक्शन में भी हैं, सिविल में भी मेंटेनेंस में हैं, नॉट ओनली इंजीनियर्स, उसके टेक्नीशियन लेवल तक पे सब लड़कियां हैं। तो 20% हमने रखा, तो करीब 20 से 22% विमेन है, तो है ही है। हाँ, फिर 80% में जो कंपटीशन आप कर लें जिसकी नौकरी बेहतर हो, नहीं सबकी सब जगह जो है, जैसे कोई भी रिजर्वेशन, जो भी रिजर्वेशन है उसमें लेटरल रिजर्वेशन कहलाता है। मतलब ये है कि अगर इस कैटेगरी में 20 लड़के आने हैं तो उसमें से उसका 20% लड़कियां आनी चाहिए। ये विमेन का कोटा है, रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट का है। तो हमने वो अडॉप्ट किया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फाइनली कहा ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हु डजंट वांट, अच्छा आपको किसी ने पुश नहीं किया, ये आपका खुद का हमारा हम लोगों ने अपना सोचा, हमने स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। तो हम अल्टीमेटली स्टेट में प्रोजेक्ट है, तो इस तरह से विमेन आई, वो सारी लड़कियां आई। और वो लड़कियां जो हमारी फर्स्ट ट्रेन जब ड्राइव हुई थी वो भी दोनों लड़कियां थी। तो हमारी सब शुरू से ट्रेन ऑपरेशन में अपना, और वो जो गर्ल्स, उसका फायदा क्या हुआ कि जब आप ज़्यादा लोग स्टेशन पे उतरते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में भी लड़कियां हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है उसमें भी गर्ल्स हैं, और प्लस हमारा अपना स्टाफ है यूनिफॉर्म में। हमारे जो स्टेशन कंट्रोलर्स जिसको कहते हैं, स्टेशन का इंचार्ज है, इवन हजरतगंज में आप जाएंगे तो आपको लड़की दिखाई देगी, वो स्टेशन यंग गर्ल शी इज स्टेशन। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मोर एंड मोर लोग हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। सर यूपी मेट्रो में आपने लखनऊ की मेट्रो बता दी, पूरी लखनऊ की मेट्रो हमें एक्सप्लेन कर दी, फिर आपने कानपुर में भी मेट्रो बनाई, ये भी सर रिकॉर्ड टाइम में बनाया। तो यूपी मेट्रो, जब लखनऊ मेट्रो बनी तो शायद सबको ये कॉन्फिडेंस हुआ कि ये प्रोजेक्ट्स होंगे। तो फिर हमारा कानपुर, आगरा, 2 प्रोजेक्ट और 2 मेजर सिटीज़ में और अप्रूव हुए, जो लखनऊ मेट्रो से भी बड़े प्रोजेक्ट हैं। और उसमें कानपुर हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्शन, उसका 9 किलोमीटर था और 9 स्टेशन एलिवेटेड थे। वो भी प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, तब उन्होंने इनॉग्रेट किया था। 2028 दिसंबर 2021 को, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने टेकन हिम अराउंड। और वो हम लोगों ने सिर्फ 2 साल 1.5 महीने में पूरा प्रोजेक्ट ट्रेन रन करके दिखाई थी, पूरी 9 किलोमीटर पूरा ऑपरेट कर दिया था, और बाकी सब अब कंस्ट्रक्शन में। तो कानपुर प्रॉब्लम, लखनऊ वॉज वेरी फास्ट बट कानपुर वॉज फास्टर देन। कानपुर के बारे में तो ऐसा एक हवा में बातें हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा शहर है, थोड़ा। लखनऊ के लोग तो बहुत ही प्यारे हैं, कानपुर के भी लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल शहर है। कोई मुश्किल आई सर आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। जब हमने कानपुर मेट्रो बनानी शुरू की तो सबने हमको ये कहा कि सर लखनऊ तो बहुत अच्छा है, लखनऊ बहुत कल्चर्ड है, कानपुर में पता नहीं कैसे होगा।
हमें नहीं कानपुर भी होगा। और मुझे दूसरा ये था, कानपुर में खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो अच्छा IIT कानपुर से मैंने एमटेक किया हुआ, तो मुझे एक चीज़ याद, तो मेरा पहला स्टेशन ही IIT कानपुर से, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहीं से चीफ मिनिस्टर जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन किया था, वहीं से प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ की थी ट्रेन। तो इससे मुझे बहुत प्राइड है कि वो कानपुर में IIT से स्टार्ट हुआ। जब हम लोगों ने कानपुर भी शुरू किया तो लोगों का सपोर्ट था हमारे प्रति। एक तो लोगों को ये पता था लखनऊ में इन्होंने काम कैसे किया है, तो उसकी वजह से हमारे पास साथ सपोर्टिव थे लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं, कानपुर में कई बार हमारे फिर ट्रैफिक मार्शल से सारा ट्रैफिक हमने डाइवर्ट करके ठीक से लगाना शुरू किया। इस बार हमें थोड़ा सा एडवांस कर लिए थे, कैमरे लगा लिए थे ताकि हम दूर से भी देख सकें कि ट्रैफिक कंजेशन तो नहीं हो रहा है। कई बार मैंने देखा कि लोग उल्टी डायरेक्शन में मोटरसाइकिल चला लेते हैं लड़के तो हमारे उत्तर प्रदेश में चलते हैं कई जगह। तो लेकिन कानपुर में आपको बिल्कुल रियल केस बताता हूँ जिसमें लड़के आए मोटरसाइकिल से चलाते हुए उल्टी डायरेक्शन में, हमारे मार्शल ने उनको रोका कि सर आप इधर से नहीं, इधर से जाइए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, वी आर सॉरी, क्या हमें पता नहीं था। हाँ, कि हम कि हम अफसोस हम गलत डायरेक्शन में चले, आप लोगों ने इतना अच्छे से मैनेज किया, अब हम आपके साथ ही चलें, सीधे डायरेक्शन से गए। तो आपका शहर है, आपके लोग हैं, आप जितनी जल्दी उनको अपनी तरफ ले आए उतना ही सुंदर वो प्रोजेक्ट बनता है। तो कानपुर मेट्रो आज फिर प्राइड है अब शहर के लिए, एकदम क्लीन है। लोगों ने कहा था कैसे क्लीन रहेगी, जब मैं ही उसके बाद में ऑपरेशन के बाद भी जाता था, हर बार पूछता था उन्हीं लोगों से, क्लीन है ना, दे ऑल यूज्ड टू से क्लीन है। सर कानपुर में भी रूह डाली गई? हाँ, कानपुर भी बहुत सुंदर आर्ट वर्क्स हैं हमारे स्टेशंस में। वो सारे हमने हर जगह अपने उत्तर प्रदेश में जो लोकल जो भी चीज़ें हैं, मोनूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, जैसे IIT कानपुर का ही जो आर्ट वर्क है वो पूरा साइंस से रिलेटेड है, बिकॉज IIT कानपुर है। और नॉट ओनली दैट, मैंने IIT कानपुर पे जो पर्सन थे जिन्होंने कभी डिज़ाइन किया था IIT कानपुर एज इंस्टीट्यूट, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर थे, उनके बारे में नैरेटिव है। और वो ड्राइंग है जो एक वन ऑफ द ड्राइंग जो उस टाइम बनती थी, जिस फॉर्म में बनती थी, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग 60s में, वो ओरिजिनल है आपके पास? वो हमने उनका प्रिंट लिया था और उसको हमने पूरा लैमिनेट करके वहाँ लगाया हुआ है। तो इट लुक्स वेरी गुड, मतलब नाउ एवरीबडी नोज कि अच्छा ये IIT कानपुर इतना सुंदर स्ट्रक्चर कैसे बने हैं। तो आपको वो शहर पूरी तरह से, मेरे सारे जो टिकटिंग काउंटर्स हैं उनके पीछे आर्ट वर्क्स है, तो आप जब खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है बहुत सुंदर सा। सर कोई ऐसा चैलेंज जो कानपुर का लखनऊ से बहुत डिफरेंट था? या कानपुर भी डफली, देखिए ये सारी ओल्ड सिटीज़ हैं और कानपुर में भी बहुत चैलेंजेस हैं। जहाँ हम स्टेशन बना रहे हैं, बड़ा चौराहा, नयागंज रेलवे स्टेशन, वो मतलब मोती झील वो बहुत टफ है। रावतपुर वॉज ए स्टेशन जो बहुत, रावतपुर पे पहले बहुत कंजेशन रहता था। अब जब से हमारी मेट्रो बनी तो आप देखिए रावतपुर अब बहुत ओपन है। और मुझे ध्यान है जब रावतपुर पे हम मेट्रो बन रही थी, दिन में बहुत जाड़े में सुबह सुबह गया था और सड़क किनारे जो शॉप्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, और उसमें कुछ लोग थे, तो लोग खड़े हुए थे, तो मैं कभी, मुझे लोगों से मिलने में डर नहीं लगता, तो मैं उनके पास गया, क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि सर हम एक यूटिलिटी देखने पर, पाइपलाइन देखने के लिए गड्ढा किया था। तो वो कह रहे थे सर देखिए अब यहाँ बनेगा, ये सब हमारी दुकानें टूट जाएंगी। तो मैंने उनसे कहा था मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि एक भी दुकान नहीं टूटेगी, ये मेरा उनको प्रॉमिस था। सर आप ये पहले मन में जब आप ये प्रॉमिस कर रहे होते हैं तो आप ये देख लेते हैं कि यार मैं कैसे करूँगा, सोल्यूशन आपके पास होता है, या प्रॉमिस आप कर देते हैं सोल्यूशन फिर खोजते हैं? नहीं, कुछ दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं शायद। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद डिटर्मिनेशन ज़्यादा है ना, मतलब कि मुझे करना है तो उसका रास्ता ढूंढेंगे। और इतनी बार आप लोगों ने, आपने ऐसे चैलेंज फिक्स कर दिए हैं कि आपको पता है कि रास्ता तो जरूर है, कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। हाँ, ये अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रहता है, अपनी टीम पे, अपने डिज़ाइनर्स पे। और यू बी हैप्पी टू नो आज वो पूरा रावतपुर स्टेशन बना हुआ है, सब कुछ है, लेफ्ट वगैरह कोई दुकान नहीं टूटी, एक दुकान भी नहीं टूटी, सब वहीं के वहीं। जिनके थोड़ा सा भी डैमेज किया उनको दोबारा कंस्ट्रक्ट करके उससे बढ़िया दे दी बना के, वहीं पर सब वहीं के वहीं हैं, सारे बिजनेसेस वहीं पे हैं। वहाँ पे फिर जाके उनके साथ चाय भी पी। अब ये दोनों तो वो मेट्रो जो आपने कमीशन करवाई, तीसरी जो मेट्रो जिसका डिजाइन पे आपने काम किया, नहीं कानपुर में, आगरा की बात आप कर रहे हैं जी? आगरा में मेरे सामने बन रहा था, क्योंकि मैं तो एलिवेटेड तो पहले ही बना चुका था। हाँ। और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड भी मैं शुरू करा के आया, चल रहा था काम, और अब वो 2 साल में एकदम रेडी हो रहा है। तो आगरा का डिपो वगैरह बन रहा है। आगरा में क्या इंटरेस्टिंग बात है सर? आप कुछ बता रहे थे, आगरा में भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है? आगरा में हम लोगों ने स्टेशन बहुत छोटे और बहुत सुंदर बनाए। आप छोटे स्टेशन से आगरा में 3 कार की ट्रेन रखी है, और वेरी स्मॉल, वेरी गुड स्टेशन। मतलब शायद जब बन जाएंगे तो मैं देखने जाऊंगा, शायद वो बना वैसा बना जो हम लोगों ने सोचा था, क्या वो फ़ायदा मिला हमको या नहीं मिला, क्योंकि हर चीज़ की एक लर्निंग होती है, आप उससे कुछ नया सीख लेते हैं। तो आगरा से शायद हम वो सीखेंगे। और दूसरा मेरा ये था आगरा में कि
मैंने एंट्री एग्जिट स्ट्रक्चर्स भी ग्लास के बनाए थे, क्योंकि मुझे ये कहीं ये था कि आगरा में मेट्रो, जो मैं अपनी टीम को बोला करता था कि अनऑब्ट्रूसिव एक वर्ड होता है, मतलब हम आगरा की स्काई लाइन को ख़राब ना करें। अच्छा, है ना? क्योंकि ताजमहल, होल वर्ल्ड नोस ताजमहल, सच ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट, और आगरा में इतने सारे मोनूमेंट्स हैं। तो इसलिए मेरे वो उस मोनूमेंट वाले सारे एरिया में हमारा पूरा कॉरिडोर ही अंडरग्राउंड है, लेकिन उसकी एंट्रीज जो बाहर आ रही हैं वो भी ग्लास में है, ताकि आपको मेट्रो दिखे लेकिन ना दिखे। मतलब कमाल, आप समझ रहे हैं मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब अनऑब्ट्रूसिव हो, मतलब कोई ऐसा ना हो कि मैं बीच में पैबंद की तरह खड़ा हो जाऊँ। एक सुंदर सा। और ये जो छोटे स्टेशन है इस वजह से कि फुटफॉल कम है वहाँ पे, इस वजह से बनाए गए छोटे स्टेशन? नहीं, छोटे स्टेशन क्योंकि राइट सिटी छोटा है, मतलब एक्चुअली लखनऊ या कानपुर के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है। और फिर हम लोग थोड़ी बेटर टेक्नोलॉजी से आए कि हम फास्टर ट्रेन चला सकते हैं क्लोजर फ्रीक्वेंसी पे, और 3 कार से भी हम मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हम आगरा को 3 कार पे लेके गए। ये एक तरह से एक प्रॉपर क्लास, एक एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट सबकी क्लास थी पूरी यूपी मेट्रो का। आपने मुझे समझाया, कमाल समझाया, लखनऊ समझाया, कानपुर समझाया, आगरा समझाया, आगरा की खूबसूरती समझाई, लखनऊ के अंदर जो आपने काम किया, उसके अंदर जो रूट डाली, जो सेफ्टी के मेजर्स लिए, सब कुछ आपने समझाया सर। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। पहला तो इसलिए कि आपने ये वक्त निकाला हमें समझाने के लिए, दूसरा इसलिए कि आपने वक्त निकाला जीवन में ये चीज़ बनाने के लिए, तीसरा इसलिए कि सर आप इतने सिंपल व्यक्ति हैं, कोई आपने इतना बड़ा काम कर दिया, आपने फास्टेस्ट मेट्रो बना दी, कोई आपके अंदर, मैंने गुरूर घमंड ऐसा कुछ देखा ही नहीं सर। बहुत ही आप कमाल के व्यक्ति हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।